नमस्कार दोस्तों, हम YouTube पर टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं ताकि आप लोग तैयारी के अपने स्तर को परख सकें और जो भी कमियां रह गई उनमें समय रहते सुधार किया जा सके। इसके लिए आज हम डेमो वीडियो डाल रहे हैं और अगली वीडियो मॉड्यूल वाइज जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी इस तरीके से अपलोड की जाएंगी। अभी मिक्सअप वीडियो है, लगभग 10 क्वेश्चन है और इसे डेमो वीडियो के रूप में हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इसके अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। दूसरा कथन है, इसके अध्यक्ष व सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्ति के योग्य नहीं है। कूट दिया हुआ है केवल का, केवल खा, का और खा दोनों, ना तो का और ना ही खा। तो दोस्तों इसमें दोनों ही उत्तर सही हैं, अर्थात दोनों ही कथन सही है, तो इसका विकल्प होगा का और खा दोनों। दूसरा प्रश्न है, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, मद्रास और बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। दूसरा कथन है, कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन किया गया। तो दोस्तों 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो वहीं कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, ना कि हाई कोर्ट का। तो इसका सही जवाब होगा केवल का। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेल गलत है? इसमें हमें गलत जोड़ी का चयन करना है। पहली जोड़ी है, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार उप समिति सरदार पटेल, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। तो दोस्तों इसमें जो गलत जवाब है, अर्थात इस प्रश्न के अनुसार सही जवाब मौलिक अधिकार उप समिति, क्योंकि इसके अध्यक्ष थे JV कृपलानी और मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों, जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। तो इसके अनुसार हमारा सही जवाब होगा उत्तर खा। प्रश्न है, राज्य के तत्व हैं भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो दोस्तों राज्य के तत्वों में भूभाग भी आता है, जनसंख्या भी आती है, सरकार भी आता है और संप्रभुता भी आती है। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। दोस्तों इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि भूभाग जरूरी है। यदि भूभाग नहीं होगा तो जनसंख्या भी नहीं होगी, जनसंख्या नहीं होगी तो सरकार नहीं होगी, सरकार नहीं होगी तो संप्रभुता का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी प्रकार यदि भूभाग है, जनसंख्या नहीं है तो भी वह राज्य नहीं कहलाएगा। यदि भूभाग है, जनसंख्या है तो सरकार नहीं तो भी वह राज्य नहीं है, और भूभाग भी है, जनसंख्या भी, सरकार भी है, संप्रभुता अर्थात सॉवरेंटी नहीं है तो भी वह राज्य नहीं कहलाएगा। अगला प्रश्न भारतीय संविधान के लक्षणों में शामिल है स्वतंत्र न्यायपालिका, राज्यपाल का कार्यालय, कठोर संविधान, एकल नागरिकता, एकीकृत नागरिकता। तो दोस्तों स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय संविधान का लक्षण है। जैसे ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, वहाँ पे न्यायपालिका को उतनी स्वतंत्रता नहीं, जबकि अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार पर न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका संघवाद का लक्षण, पहला कथन सही है। राज्यपाल का कार्यालय, तो दोस्तों यह एकात्मक लक्षण की ओर मुड़ा हुआ है। जैसे राज्यपाल केंद्र के एजेंट की तरह कार्य करता है और समरूपता स्थापित करने की, शासन व्यवस्था में समरूपता स्थापित करने की कोशिश करता है, तो यह एकात्मक लक्षणों के नज़दीक है। तो वहीं कठोर संविधान, तो दोस्तों अमेरिकी संविधान को लेते हैं, उसमें संशोधन करना बहुत ही कठिन है, जबकि ब्रिटेन में संविधान में कुछ ही उपबंधों के आधार पर और साधारण बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है। तो कठोर संविधान संघवाद का लक्षण है, एकात्मकता का नहीं। एकल नागरिकता एकात्मक लक्षण है। भारतीय संविधान नागरिकता के संबंध में एकात्मक लक्षणों को दर्शाता है। अगला है एकीकृत न्यायपालिका। तो दोस्तों भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, अर्थात केंद्र और राज्य की अलग अलग न्यायपालिका नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के बाद उच्च न्यायालय के बाद अधीनस्थ न्यायालयों का एक हायरार्की स्थापित है, जिसमें केंद्र के मामले भी सुनवाई होती है और राज्य के मामलों में भी सुनवाई होती है, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय। और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायपालिका की तरह सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी का कार्य करता है। तो यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका संघवाद का लक्षण, इसलिए गलत। राज्यपाल का कार्यालय एकात्मक लक्षण, ये सही है।
कठोर संविधान, ये संघवाद का, तो का और गा गलत, का और गा गलत, का और गा गलत, तो इसका सही जवाब है खा, घा और चा। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली के दोष हैं अस्थायी सरकार, नीतियों में अनिश्चितता, शक्तियों के विभाजन के विरुद्ध, नेतृत्व में अकुशलता। तो दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली में अस्थायी सरकार बनी रहती है, जिसके कारण नीतियों में अनिश्चितता भी रहती है और नेतृत्व में अकुशलता, ये भी संसदीय शासन प्रणाली का लक्षण है, और शक्तियों के विभाजन के विरुद्ध, ये भी संसदीय शासन प्रणाली के दोषों में गिना जाता है। तो उपरोक्त चारों सवाल इस प्रश्न के अनुसार गलत है, अर्थात सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण हैं। पहल, परिप्रेक्षा, जनमत संग्रह, वापस बुलाने का अधिकार, अर्थात पहल इनिशिएटिव, परिप्रेक्षा प्लेबिसेट, जनमत संग्रह रेफरेंडम, और वापस बुलाने का अधिकार राइट टू रिकॉल। तो दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता शासन व्यवस्था में सीधी भागीदारी करती है। वर्तमान में इसके लक्षण लगभग किसी भी देशों में दिखाई नहीं देते, लेकिन प्राचीन काल में यूनान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लक्षण दिखाई देते हैं। वर्तमान में अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वह प्रतिनिधि शासन निर्माण अर्थात कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और जनता को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। तो इसका प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों में पहल भी आता है, परिप्रेक्षा अर्थात प्लेबिसेट भी आता है, जनमत संग्रह भी आता है। प्लेबिसेट अर्थात परिप्रेक्ष्य जनमत संग्रह का ही एक प्रकार है, और वापस बुलाने का अधिकार राइट टू रिकॉल भी आता है, जिसमें अभी हमारे देश की पंचायती राज में किसी देश ने वापस बुलाने के अधिकार को संवैधानिक दर्जा दिया हुआ है पंचायती स्तर पर। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों मैप में देखते हैं, जहाँ पे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तीनों की सीमा भूटान से मिलती है, लेकिन मेघालय असम के नीचे और बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। इसका सही जवाब होगा मेघालय। निम्न में से कौन सा लक्षण विकसित अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित है? पहला विकल्प है उच्च अप्रत्यक्ष कर, दूसरा विकल्प है उच्च प्रत्यक्ष कर, तीसरा विकल्प है निम्न अप्रत्यक्ष कर, चौथा विकल्प है निम्न प्रत्यक्ष कर। तो दोस्तों पहले विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बारे में थोड़ी जानकारी जानते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं? जिसमें कृषि का भारांश कम होता जाए, उद्योग क्षेत्र का भारांश बढ़ता जाए और सेवा क्षेत्र का भारांश सबसे अधिक हो, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र का भारांश कम, द्वितीयक क्षेत्र का भारांश उससे अधिक और तृतीयक क्षेत्र का भारांश सबसे अधिक हो। जब द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का भारांश प्राथमिक क्षेत्र से अधिक होगा तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्रत्यक्ष कर के स्रोत के रूप में प्राप्त होगा। तो जब प्रत्यक्ष कर के स्रोत के रूप में प्राप्त होगा तो उस अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाएगा, इसलिए हमारा उत्तर होगा खा। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है इसका प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, दूसरा कथन है अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों पहला कथन है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, यह गलत है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रवाह पूर्व से पश्चिम के कारण होता है। इसका कारण यह है कि व्यापारिक पवनों के प्रभाव में, व्यापारिक पवनें क्या होती हैं यहाँ पे? व्यापारिक पवनें उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब से भूमध्य सागरीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों को, या प्रचलित पवनें भी इन्हें कहा जाता है, पवनों को व्यापारिक या सन्मार्गी पवन कहते हैं। इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। इन्हीं पवनों के सहारे जो चक्रवात है उसकी दिशा पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, इसलिए पहला कथन गलत होगा। दूसरा कथन है अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी की दशाएं चक्रवात की उत्पत्ति के लिए बहुत ही अनुकूल है। जैसे तापमान इसका 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, तो वहीं लवणता भी चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए अनुकूल है, और यहाँ पे जो वृहद आकार चाहिए सागर का वह भी उपलब्ध है, जबकि अरब सागर में अनुकूल दशाएं अनुकूल बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा बहुत ही कम है, इसलिए बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवातों की उत्पत्ति
होती है, इसलिए हमारा खा कथन सही है जबकि का कथन गलत है। तो इस प्रश्न के अनुसार कौन सा कथन गलत है और जबकि कूट में दिया हुआ उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा उत्तर होगा केवल का।